हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के डिस्कशन में एक नया टॉपिक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो है जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स और उसका लेक्चर नंबर 21 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ जुरिसडिक्शन की। तो आज का शॉर्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ जुरिसडिक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। एक वेल नोन मैगजिम है, उस मैगजिम को मैं लिखता हूँ एंड द मैगजिम इज उबी जस इबी रेमेडियम। इसका डिस्कशन पहले भी मैं कर चुका हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है? वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। वेयर देयर इज़ अ राइट there is a remedy। सबसे पहले बात ये करेंगे, इसमें टू क्रूशल पॉइंट है राइट एंड रेमेडीज़ की। ये उबी जस इबी रेमेडियम ये इंग्लिश लॉ से लिया गया है, ये इंग्लिश लॉ में प्रेवलेंट है और लेटर ऑन इसे इंडियन लीगल सिस्टम ने अडॉप्ट किया है। इट इज अडॉप्टेड बाय इंडियन लीगल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम। सो इसके अकॉर्डिंग राइट, जहाँ पर राइट होगा वहाँ पर रेमेडीज़ होंगी। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि राइट और रेमेडीज़ इनसेपरेबल हैं। राइट्स एंड रेमेडीज़ आर inseparable। inseparable। सो क्या मीनिंग है कि अगर कोई लिटिगेंट है, अगर ये लिटिगेंट, इस लिटिगेंट का राइट है कि वो एक सिविल सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में। ओके, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट कहाँ पर कर सकता है? किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में। अनलेस उसका कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कोर्ट ने बार नहीं किया है। अनलेस जो कॉग्निजेंस है, क्योंकि केस पहले आता है तो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेती है। सो अनलेस कॉग्निजेंस एक्सप्लिसिटली, मतलब क्लियरली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं है। ओके, और ये जो लिटिगेंट है, ये इसकी ग्रीवेंस किस नेचर की है? इसकी जो ग्रीवेंस है ये सिविल नेचर की है। तो ग्रीवेंस ऑफ सिविल नेचर। ओके, तो लिटिगेंट जिसकी ग्रीवेंस सिविल नेचर की है उसके पास राइट है कि वो सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, अनलेस उसका कॉग्निजेंस क्लियरली यानी एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली यानी इन फॉर्म ऑफ हिंट्स ये कोर्ट ने इसको बैन नहीं किया है। सो एक बार अगर हम लोग बात करें तो सूट जो है, सूट की जो मेंटेनेबिलिटी है, सूट की जो मेंटेनेबिलिटी ये किसी भी
अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं रिक्वायर करती है। तो नो अथॉरिटी ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड। ओके, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो द मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट, okay, in the case of maintainability of suit, no authority of law is required. okay, बस इतना कहना इनफ हो जाएगा, इनफ टू से दैट कि कोई लॉ इसको बार नहीं करता। इट इज इनफ टू शो दैट नो स्टैच्यूट बार इट। ओके, तो क्या बोला कि किसी भी सूट की मेंटेनेबिलिटी के लिए किसी भी नो अथॉरिटी ऑफ लॉ इज़ रिक्वायर्ड, और इतना कहना काफ़ी होगा कि कोई लॉ उसको बार नहीं कर रहा है इस सूट को, जिस सूट से हम लोग डील कर रहे हैं। सो बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की अब। सो जुरिस्डिक्शन दो वर्ड से मिलके बना है। जुरिस्डिक्शन लैटिन के 2 वर्ड्स से मिलके बना है। जुरिस मीन्स लॉ और डिक्टो और डिक्टम मीन्स स्पीक और से और टेल। सो इसका लिटरल मीनिंग जुरिस्डिक्शन का अगर हम लोग लगाएंगे, सो लिटरल मीनिंग जुरिस्डिक्शन का है आई स्पीक बाय द लॉ। आई स्पीक बाय द लॉ। ओके, सो ये डिस्कशन है जुरिस्डिक्शन का कि हम लोगों ने देखा कि सूट की मेंटेनेबिलिटी के लिए कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, और इतना इनफ होगा कि कोई किसी स्टैच्यूट में, किसी एक्ट में वो सूट या उस सब्जेक्ट मैटर का सूट बार नहीं हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे जुरिस्डिक्शन की मीनिंग की। जो ये टॉपिक है हमारा, हम लोग जुरिस्डिक्शन के मीनिंग की बात करेंगे। ओके, सो बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की। जुरिस्डिक्शन के मीनिंग है क्या, जुरिस्डिक्शन होता है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। उन डिफरेंट डेफिनेशंस को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। सो जुरिस्डिक्शन का मीन्स क्या है कि पावर या अथॉरिटी, पावर और अथॉरिटी, किसी भी कोर्ट की पावर ऑफ और अथॉरिटी। ओके, किसकी? कोर्ट की। और ये क्या पावर है कि वो मैटर्स को हियर कर सकता है एंड देन उसके बाद मैटर को डिसाइड कर सकता है या डिटरमाइन कर सकता है। ओके, कोई भी कॉज या हम लोग जैसे बोलेंगे मैटर। ओके, सो ये जुरिस्डिक्शन का एक डेफिनेशन हुई कि जुरिस्डिक्शन इज सिंपली द पावर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन द कॉज और द मैटर। ओके, जुरिस्डिक्शन पावर भी हो सकती है, जुरिस्डिक्शन पावर होती है कोर्ट की। इन अदर वर्ड अगर हम लोग बोलें डेफिनेशन के सेंस में, क्योंकि हम लोग जुरिस्डिक्शन का मीनिंग देखना चाह रहे हैं, तो जुरिस्डिक्शन क्या होती है? पावर, किसकी? कोर्ट की पावर। ओके, कोर्ट की पावर क्या? टू एंटरटेन, ओके, टू डील एंड टू डिसाइड। पहले सूट एंटरटेन करेगी कोर्ट, फिर डील करेगी सूट से एंड देन डिसाइड। और ये किससे रिलेटेड होगा? ओके, सो जुरिस्डिक्शन इज द पावर टू एंटरटेन, डील एंड डिसाइड। ऑब्वियसली द पावर ऑफ द कोर्ट, डील एंड डिसाइड। क्या? सूट को डील एंड डिसाइड हो सकता है। एक्शन, कोई पिटीशन फाइल की, वो भी, या अदर प्रोसीडिंग्स। अदर प्रोसीडिंग्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, एंड अदर प्रोसीडिंग्स, ओके।
अनदर वर्ड्स में हम लोग एक और डेफिनेशन या किसी अनदर वर्ड में हम लोग देखना चाहते हैं कि जुरिस्डिक्शन का मीनिंग क्या होता है. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वे, दिस इज़ द सेकेंड डेफिनेशन, दिस द थर्ड. और इन अदर वर्ड थर्डली क्या होता है कि जुरिस्डिक्शन क्या होती है? कोर्ट द अथॉरिटी. ओके, सो दैट मीन्स जुरिस्डिक्शन मीन्स अथॉरिटी. जहाँ पर कोर्ट को क्या करना पड़ता है? अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट. ओके, जुरिस्डिक्शन इज द अथॉरिटी वेयर कोर्ट को वो मैटर डिसाइड करना होता है. ओके, जो उसके बिफोर लिटिगेटेड होता है. ओके, सो दैट मीन्स लिटिगेटेड बिफोर इट, लिटिगेटेड बिफोर इट. हम लोग अनदर वर्ड में जुरिस्डिक्शन का मीनिंग देख रहे हैं. और जुरिस्डिक्शन क्या होती है? अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट होती है मैटर को डिसाइड करने की, जो कि उसके सामने या उस कोर्ट के बिफोर लिटिगेटेड हुआ है. या कोर्ट मैटर का कॉग्निजेंस भी ले सकती है. ओके ओके, तो टेक कॉग्निजेंस ऑफ मैटर, टेक कॉग्निजेंस ऑफ मैटर, या मैटर का कॉग्निजेंस या संज्ञान ले सकती है. ओके, जो कि उसके एक फॉर्मल वे में प्रेजेंट हुए हैं, प्रेजेंटेड इन फॉर्मल वे. सो अगर कोई मैटर्स फॉर्मल वे में कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए हैं तो कोर्ट उनका कॉग्निजेंस ले सकती है. क्यों? फॉर डिसीजन, फॉर डिसीजन. ओके, तो कोर्ट इन चीज़ों को ले सकती है. इसमें हम लोग एक बात कराएंगे कि अथॉरिटी में एक लिमिट इम्पोज होगी, अथॉरिटी में एक लिमिट इम्पोज होगी. ये कोर्ट की अथॉरिटी कौन लिमिटेड कर सकता है? स्टैट्यूट, या कोई स्टैट्यूट कर सकते हैं, या कोई चार्टर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिमिट कर सकते हैं, या किसी कमीशन के थ्रू. जिस स्टैट्यूट के अंडर कोर्ट फॉर्म हुई है या कोर्ट डिफाइंड है, सो ये अथॉरिटी को लिमिट स्टैट्यूट, चार्टर या कमीशन कर सकते हैं. इस लिमिट में दो टाइप की हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या लिमिट्स होती हैं. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, सब्जेक्ट मैटर या टेरिटोरियल एक्सटेंशन. दो टाइप की लिमिट इम्पोज हो सकती है जुरिस्डिक्शन में, किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में. कि पहली बात तो कि किस टाइप का, अगर कोई कोर्ट किसी सर्टेन टाइप के मैटर को डिसाइड करने के लिए गवर्न हुई है तो वो सब्जेक्ट मैटर के अंदर आ जाएगा. या टेरिटोरियल, किसी कोर्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंशन, टेरिटोरियल एक्सटेंशन. ओके, सो क्या एक बार देख लेते हैं कि जुरिस्डिक्शन क्या है? अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट है टू डिसाइड द मैटर विच आर लिटिगेटेड बिफोर इट, और टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ मैटर, and these matter are presented in formal way for decisions, and the limits can be put on this authority. इस authority पे लिमिट पुट की जा सकती है. कौन कर सकता है? बाय स्टैट्यूट, बाय चार्टर और बाय कमीशन के थ्रू हम लोग इस अथॉरिटी में लिमिट लगा सकते हैं. ये लिमिट्स टू टाइप की होती हैं, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, या दोनों और बोथ. ओके, सो 3 टाइप की लिमिट्स हम लोग इसमें डिफाइन कर देंगे. एक डेफिनेशन और हम लोग कंसीडर करते हैं कोर्ट की, जुरिस्डिक्शन की, कि जुरिस्डिक्शन को हम लोग एक अनदर वे में क्या डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द फोर्थ. ओके, सो जुरिस्डिक्शन क्या है?
कोर्ट, extent of authority of the court, extent of authority. Okay, so extent of authority of a court to administer justice, justice को to administer justice with reference to, okay, with reference to subject matter, pecuniary value, ओके, और टेरिटोरियल और लोकल लिमिट्स और टेरिटोरियल लिमिट्स, लोकल लिमिट्स. ओके, सो जुरिस्डिक्शन क्या है? एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की अथॉरिटी का एक्सटेंशन कर सकते हैं. कहाँ तक, क्यों कर सकते हैं? टू एडमिनिस्टर जस्टिस. और किसके रेफरेंस में कर सकते हैं? सब्जेक्ट मैटर, किस टाइप का सब्जेक्ट कोर्ट के सामने लाया जा रहा है. पिक्यूनियरी वैल्यू, ओके, एंड द लोकल लिमिट, कि कितनी वैल्यू तक के केसेस उस कोर्ट में ला सकते हैं. ओके, और कितनी वैल्यू तक के कोर्ट केसेस उस कोर्ट में नहीं प्रेजेंट हो सकते. सब्जेक्ट मैटर, किस टाइप के, रेवेन्यू मैटर के, और भी सिविल में डिफरेंट मैटर्स होते हैं. सो किस मैटर के केसेस लाए जा सकते हैं, और उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स कितनी हैं, सच दैट कि उस लिमिट तक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वैलिड होगा. ओके, सो ये 4 वेज हम लोगों ने डील किए. फर्स्ट वेज, इन अदर वर्ड सेकेंड वे, इन अदर वर्ड थर्ड वे, इन अदर वर्ड फोर्थ वे. सो ये जुरिस्डिक्शन की मीनिंग हम लोगों ने देखी. ओके, अब हम लोग बात करते हैं केस लॉ की, और केस लॉ से हम लोग अपने डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, आज के डिस्कशन को. तो केस लॉ पढ़ते हैं. सो केस लॉ, बहुत फेमस केस लॉ लिख रहे हैं, और ये केस है ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्रनाथ. 1969 का केस है. ओके, सो इस केस को डील कर रहे हैं हम. देखते हैं इस केस में क्या जजमेंट आए हैं कोर्ट के रिलेटेड टू द जुरिस्डिक्शन. ओके, सो पहली बात हम लोग करते हैं कि जो कोर्ट है, कोर्ट, सो कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, और कोई सूट, जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई सूट, जो कि कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है, और अथॉरिटी, यानी किसी कोर्ट के पास अगर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, सो ये 2 क्वांटिटीज मस्ट हैव, कोर्ट मस्ट हैव दीज टू फीचर्स. ओके, फर्स्ट फीचर कोर्ट के पास क्या होना चाहिए, कि कोर्ट के पास उस सूट को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, या उस सूट के लिए जुरिस्डिक्शन होना चाहिए. और सेकंड, अथॉरिटी होनी चाहिए कोर्ट के पास, अथॉरिटी टू पास द ऑर्डर. ओके, सो अगर these features, okay, this must have, और कोई कोर्ट किसी टेरिटरी में फंक्शन कर रही है, सो कोर्ट के पास ये दो फीचर्स होने चाहिए, जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सूट एंड अथॉरिटी टू पास द ऑर्डर. बट
ये कहना सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट, आई एम सॉरी, नॉट सफिशिएंट, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होगा कहना कि कोर्ट के पास कुछ सम जुरिस्डिक्शन है। ओके, कि ये कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इट्स नॉट सफिशिएंट कि कोर्ट हैव सम जुरिस्डिक्शन। ओके, it's not sufficient to say that court has some jurisdiction with reference to subject matter of the suit. So क्या बात कही, एक मिनट समराइज कराते हैं कि कोर्ट के पास ये दो फीचर्स होने चाहिए कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए किसी सूट को ट्राई करने का, और अथॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डर पास करने की। बट ये ज़रूरी, ये सफिशिएंट नहीं होगा अगर, ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग जुरिस्डिक्शन बोल रहे हैं कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, तो ये चीज़ सफिशिएंट नहीं है। क्या सफिशिएंट नहीं है? कि हम लोग बोल सके कि कोर्ट के पास कुछ सम जुरिस्डिक्शन है, किसके रेफरेंस में? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में। दैट मीन्स कोर्ट के पास सारी अथॉरिटी नहीं है, बट कुछ सम jurisdiction. Okay, so this word some jurisdiction with reference to subject matter of the suit. Okay, so ये चीज़ है। So finally हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो jurisdiction of the court है, jurisdiction of court वो क्या है? जुरिस्डिक्शन है पावर कोर्ट की। फाइनली अगर हम लोग देखा जाए तो जुरिस्डिक्शन, ये इसी केस में सच्चिदानंद वाले, ये सचिंद्रनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट क्या है? पावर। पावर क्या है? टू हियर एंड टू डिसाइड। ओके, टू हियर एंड डिसाइड क्वेश्चन एट इशू। जो इशू सूट के थ्रू कोर्ट के पास आया है, पावर है कोर्ट के पास उसको हियर करने की एंड देन डिसाइड करने की, और कोर्ट के पास अथॉरिटी भी है। ओके, कोर्ट के पास अथॉरिटी भी है। ओके, टू हियर एंड डिसाइड, टू हियर एंड डिसाइड, टू हियर एंड डिसाइड क्या? तो कंट्रोवर्सीज बिटवीन द पार्टी के बीच कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो उसको हियर करने की और डिसाइड करने की अथॉरिटी कोर्ट के पास होती है, तो ये जो है जुरिस्डिक्शन में आता है। सो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने बताई ये तक जुरिस्डिक्शन में आता है, तो कंट्रोवर्सी बिटवीन पार्टीज। ओके, तो इसी के साथ हमारा डिस्कशन आज का कंप्लीट होता है। आज के डिस्कशन में मैंने जुरिस्डिक्शन की मीनिंग को कंप्लीटली बताने की कोशिश की है, और ये हमारा पार्ट 1 है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोड। हम डिफरेंट पार्ट्स में जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड की सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।